अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, सबीन आपकी खिदमत में हल्की फुल्की पॉडकास्ट के 5वें एपिसोड के साथ हाजिर है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले दोस्त आजकल हर जगह पे द वॉइस टू पार्लियामेंट या इस साल के आखिर में होने वाले रेफरेंडम का जिक्र सुन रहे होंगे। इस रेफरेंडम के ज़रिए यहाँ की हुकूमत की तरफ से तजवीज़ शुदा उस आइनी तब्दीली के बारे में फ़ैसला किया जाएगा जिसका ताल्लुक एबोरिजिनल और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों से है। ऑस्ट्रेलिया के आइन के अंदर कोई भी तब्दीली अवाम की मर्ज़ी के बगैर नहीं की जा सकती। इसलिए यहाँ की हुकूमत को जब भी आइन के अंदर कोई तब्दीली लाना होती है तो उसको रेफरेंडम का सहारा लेना पड़ता है। रेफरेंडम के अंदर वो आइनी शिक पेश की जाती है जिसके ऊपर अवाम की राय लेना ज़रूरी है। अवाम उसके ऊपर हाँ या ना में जवाब देते हैं। किसी भी तजवीज़ को मानने के लिए ना सिर्फ सादा अक्सरियत की ज़रूरत है बल्कि 7 में से 4 स्टेट्स के अंदर भी सादा अक्सरियत होना ज़रूरी है। इसको डबल मेजॉरिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2 बातों का जिक्र करना मुनासिब होगा। एक तो ये कि ऑस्ट्रेलियन शहरियत रखने वाले तमाम लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, उनके ऊपर इलेक्शन और रेफरेंडम के अंदर वोट डालना लाजिम है। दूसरा ये कि चूँकि नॉर्दर्न टेरिटरी को स्टेट का दर्जा हासिल नहीं है, तो इस वजह से ये ज़रूरी नहीं कि वहाँ की सादा अक्सरियत इस तब्दीली के हक़ में फ़ैसला दे। अच्छा जी, ये तो थी थोड़ी सी बैकग्राउंड यहाँ के आइन और रेफरेंडम के तरीक़ाकार के बारे में। अब मैं आपको इस नए रेफरेंडम के अंदर पेश किए जाने वाली तजवीज़ के अल्फाज पढ़ के सुना देता हूँ। In recognition of Aboriginal and Torres Strait Islander people as the first people of Australia, number 1, there shall be a body to be called the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice. Number 2, the Aboriginal and Torres Strait Islander Voice may make representations to the Parliament and the Executive Government of the Commonwealth on matters relating to Aboriginal and Torres Strait Islanders peoples. Number 3, the Parliament shall, subject to this Constitution, have power to make laws with respect to matters relating to the Aboriginal and Torres Strait Islander voice, including its composition, functions, powers and procedures. जी, तो आपने इस आइनी तरमीम के अल्फाज सुने। ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग यस का वोट डाल के इसको आइन का हिस्सा बना दें, लेकिन दूसरी साइड पे अपोजिशन कैंप ये चाहता है कि आप नो का वोट डालें ताकि इस तजवीज़ को रद्द कर दिया जाए। मेरे नज़दीक दोनों साइडों का मौक़िफ़ समझने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लें। तो आज के प्रोग्राम के अंदर मैं आपको ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का एक क्विक ओवरव्यू दूंगा और अगले प्रोग्राम के अंदर हम हिस्ट्री के उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों साइडों का मौक़िफ़ है क्या। इसके बाद मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे लिए ये फ़ैसला करना आसान हो जाएगा कि हमने कैसे वोट डालना है। तो जनाब, इस खित्ते की तारीख़ बहुत पुरानी है। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ना तो मैं कोई रिसर्चर हूँ और ना ही तारीख़दान, तो मेरे से अगर इन मालूमात इकट्ठी करने में कुछ कमी बेशी हो गई हो तो उसके लिए मैं पेश की माज़रत चाहता हूँ। हमारे सफ़र का आगाज़ आज से तकरीबन 60,000 साल पहले होता है, जब ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाकों में कुछ लोगों ने आके डेरा लगाया। इन लोगों को हम एबोरिजिनल कहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ऑस्ट्रेलिया के बाकी हिस्सों में भी फैल गए और छोटे छोटे तकरीबन 400 कबीलों में बट गए। एबोरिजिनल कल्चर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये ओल्डेस्ट कंटिन्यूइंग सिविलाइजेशन है, यानी कि ऐसा कल्चर जो 60,000 साल पहले शुरू हुआ और आज भी इसके लोग हमारे बीच में बसते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शुमार में कुछ छोटे छोटे जजीरे भी मौजूद हैं। इन जजीरों को आहिस्ता आहिस्ता क्वींसलैंड का हिस्सा बना दिया गया। इन जजीरों से आने वाले लोगों को टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर कहा जाता है। रिसर्चर्स अभी इस बात का तयन कर रहे हैं कि इन लोगों ने इधर कब डेरा लगाया, लेकिन इस बात के शवाहिद मिले हैं कि कम से कम वहाँ पे 2500 साल से रह रहे थे। इन दोनों ग्रुप्स के लोगों में सकाफती और तजारती ताल्लुकात हज़ारों साल से चल रहे हैं। इनको हम मिलाकर इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन या फर्स्ट नेशंस पीपल कहते हैं। यहाँ पे ये कहना बहुत ज़रूरी है कि इस खित्ते के लोगों का बाकी दुनिया के इलाकों से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं था।
इसी वजह से इनकी ज़ुबानें और सकाफ़त बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से डेवलप हुई। मेरी तरह बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि इंडिजिनस लोगों का कल्चर एक जैसा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। इंडिजिनस कल्चर और इनकी ज़ुबानों के बीच में बहुत डाइवर्सिटी पाई जाती है, लेकिन इन सब के बीच में एक बात जो कॉमन है वो ये है कि इनका ज़मीन के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। ये ज़मीन और नेचर में पाई जाने वाली बाकी चीज़ों को बिल्कुल उस तरह देखते हैं जैसे एक बच्चा अपनी माँ को देखता है। जहाँ बाकी दुनिया में कुछ यूरोपियन ममालिक अपनी एम्पायर्स को बढ़ाने में लगे हुए थे, यहाँ के लोगों की सादी जिंदगियाँ आराम से चल रही थीं। एब्रिजिनल लोगों का पहला वास्ता यूरोपियन लोगों से तब पड़ता है जब 1606 में एक डच बहरी जहाज़ ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर लैंड करता है। डच लोग इस खित्ते को न्यू हॉलैंड का नाम देते हैं, लेकिन यहाँ से जाने के बाद वो कभी दोबारा इस खित्ते को बसाने के लिए वापस नहीं आते। आने वाले सालों में बहुत से लोग और भी आए, लेकिन इस खित्ते के लोगों की तकदीर उस वक्त बदली जब जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पर 1770 में लैंड होता है। वो इसको ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा करार देता है और इसका नाम न्यू साउथ वेल्स रखता है। रिवायत के मुताबिक ब्रिटिश लोग यहाँ की लोकल ज़ुबान के 130 अल्फाज और जुमले अपनी किताबों में लिख लेते हैं, और वो उस जानवर की तस्वीर भी बनाते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इसको हम कैंगरू के नाम से जानते हैं। तो जी, पहला ट्रिप ख़त्म होता है, जेम्स कुक वापस जाता है, बरतानवी सरकार को न्यू साउथ वेल्स के बारे में बताता है, लेकिन काफ़ी सालों तक इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। ब्रिटिश एम्पायर पहले अपने प्रिजनर्स को अमेरिकन कॉलोनी भेज दिया करती थी, लेकिन 1783 में अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉर हारने के बाद बरतानिया की सरकार के लिए एक बहुत मसला खड़ा हो जाता है कि अब प्रिजनर्स को कहाँ भेजा जाए। इस मसले का हल ये तजवीज़ किया जाता है कि अब के बाद प्रिजनर्स को न्यू साउथ वेल्स भेज दिया जाए और वहाँ पे एक कॉन्विक्ट कॉलोनी इस्टेब्लिश की जाए। इस फैसले की रोशनी में 11 जहाज़ों पर मुश्तमिल फर्स्ट फ्लीट ऑस्ट्रेलिया की तरफ रवाना किया जाता है और इसके अंदर तकरीबन 700 कैदी मौजूद होते हैं। ये सब लोग 26 जनवरी 1788 को सिडनी के पास लैंड करते हैं और इस कॉन्विक्ट कॉलोनी की बुनियाद रखते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी का दिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि एबरिजिनल्स इसको इन्वेजन डे का नाम देते हैं। लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस कॉलोनी के पहले कुछ साल काफ़ी मुश्किल थे, लेकिन चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो गईं। लेकिन ये बेहतरी सिर्फ ब्रिटिश लोगों के लिए थी। एबरिजिनल्स की ज़िंदगी दिन ब दिन मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इंडिजिनस लोगों की ज़िंदगियां बहुत सादा थीं, इसी तरह इनके पास बिल्कुल सादा हथियार थे जिनके अंदर नेज़े वगैरह शामिल थे। इनके मुकाबले में ब्रिटिश लोग अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ गन्स लेकर आए थे, और आप ये आसानी समझ सकते हैं कि गन्स और नेज़ों के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक आने वाले सालों में फ्रंटियर वॉर्स के नतीजे में तकरीबन 60,000 एबोरिजिनल्स का कत्ल सिर्फ क्वींसलैंड के अंदर किया जाता है। यहाँ पे ये कह देना बहुत ज़रूरी है कि मारे जाने वालों की तादाद का दुरुस्त तयन करना नामुमकिन है, क्योंकि ब्रिटिश लोग इन वाक़यात को छुपा जाते थे और रिपोर्ट नहीं करते थे। तो जी, गन्स के अलावा एक और तोहफ़ा जो ब्रिटिश लोग यहाँ के लोगों के लिए लेके आए, वो ऐसी बीमारियाँ थी जिनकी इम्यूनिटी इंडिजिनस लोगों में नहीं पाई जाती थी। मीज़ल्स और स्मॉल पॉक्स इन बीमारियों में सर फहरिस्त हैं, जिसके नतीजे में बहुत इंडिजिनस लोग मारे गए। इंडिजिनस लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल से मुश्किल होती जा रही थीं। इन लोगों को इनके इलाकों से बाहर निकाला जा रहा था। इसके साथ ये भी फैसला किया गया कि इंडिजिनस बच्चों को ब्रिटिश तौर तरीके सिखाए जाने चाहिए। इसकी आड़ में गवर्नमेंट, चर्चेज़ और वेलफेयर बॉडीज़ ने इंडिजिनस बच्चों को उनके ख़ानदान से ज़बरदस्ती अलग करना शुरू कर दिया, और ये सिलसिला 1970 तक चलता रहा। कुछ अंदाज़ों के मुताबिक 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ज़बरदस्ती अपने घरों से, अपनी फैमिली से दूर किए गए। जुल्म की इस कहानी को स्टोलन जनरेशंस का नाम दिया जाता है। आपको शायद इस बात पे बिल्कुल ताज्जुब ना हो कि ब्रिटिश कॉलोनिस्ट्स ने
यहाँ के इंडिजिनस लोगों को बगैर तनख्वाह के ज़बरदस्ती काम करने पर भी मजबूर किया। कुछ सूरतों में जहाँ पे उनको तनख्वाह का वादा किया जाता था, गवर्नमेंट उनकी तनख्वाह अपने पास रख लेती थी और दूसरे कामों पे इस्तेमाल कर लेती थी। 2006 में क्वींसलैंड के अंदर स्टोलन वेजेस के बारे में एक इंक्वायरी करवाई गई और इस इंक्वायरी से ये अंदाज़ा लगाया गया कि 1920 से लेके 1970 तक सिर्फ क्वींसलैंड के अंदर तकरीबन 500 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तनख्वाहें इन लोगों से चोरी की गई। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कुछ सूरतों में जहाँ पे इनको तनख्वाह का वादा किया जाता था, वहाँ पे इनको अल्कोहल और टबैको तनख्वाह के इव्ज़ दिया जाता था। एबोरिजिनल लोगों के लिए अल्कोहल बिल्कुल एक नई चीज़ थी और इनको इसके नेगेटिव असरात के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ब्रिटिश लोग इंडिजिनस लोगों की इस लाइलमी से महसूस होते थे और इनको ड्रंक करवा के आपस में लड़ने पर मजबूर करते थे। ये लड़ाई तब तक जारी रहती थी जब तक इनमें से कोई एक मर नहीं जाता था। ये स्पेक्टेटर स्पोर्ट उस वक्त के लोगों के लिए एक आम तफरीह का सबब थी। न्यू साउथ वेल्स से शुरू होने वाली ये कॉन्विक्ट कॉलोनी आहिस्ता आहिस्ता पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैल गई। ब्रिटिश सेटलर्स का जब भी आमना सामना एबोरिजिनल लोगों से हुआ, उनको या तो उनके इलाकों से निकाल दिया गया या उनको मार दिया गया। टैस्मेनिया में होने वाली ब्लैक वॉर्स के नतीजे में हज़ारों एबोरिजिनल्स मारे गए। उस वक्त के गवर्नर जनरल ने वहाँ पे मार्शल लॉ नाफिज कर दिया और आम लोगों को खुले आम एबोरिजिनल लोगों का कत्ल करने की इजाज़त दे दी गई। ये मार्शल लॉ तकरीबन 3 साल तक नाफिज रहा और इसके नतीजे में हज़ारों एबोरिजिनल मारे गए। ऑस्ट्रेलिया की तारीख इस तरह के वाक़यात से भरी हुई है। ख़वातीन और हज़रात, आप ये जानते होंगे कि 20वीं सदी से पहले ये ख़ित्ता इंडिपेंडेंट कॉलोनीज़ में बटा हुआ था। 1901 की फेडरेशन में तमाम कॉलोनीज़ और स्टेट्स मिलके एक मुल्क बनाने का फ़ैसला करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की बुनियाद रखी जाती है। इस नए मुल्क के कानून के मुताबिक एबोरिजिनल लोगों को सेंसस से बाहर रखा जाता है और इनको वोट देने का भी हक नहीं दिया जाता। स्टेट्स को मुकम्मल तौर पे इख्तियार दिया जाता है कि वो जैसे भी चाहें इनके बारे में कानून बना सकते हैं। फाइनली 1962 के अंदर इन लोगों को फेडरल इलेक्शन के अंदर वोट डालने का हक दिया गया। फिर 1965 तक बाकी स्टेट्स ने भी इनको वोट डालने का वो हक दे दिया जो बाकी ऑस्ट्रेलियंस के पास पहले से मौजूद था। 1967 के हिस्टोरिक रेफरेंडम के नतीजे में एबोरिजिनल लोगों को सेंसस के अंदर शामिल करने का फैसला भी किया गया। 200 साल की लूट मार के बाद 1976 के अंदर फेडरल पार्लियामेंट एबोरिजिनल लैंड राइट्स का बिल पास करती है। ये बिल इंडिजिनस लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था क्योंकि इसके नतीजे में वो नॉर्दर्न टेरिटरी के अंदर उन इलाकों को वापस ले सकते थे जहाँ पे वो अपनी ट्रेडिशनल ओनरशिप का सबूत दे सकें। ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का एक और अहम वाक़या शायद आप में से कुछ लोगों को याद भी हो। सन 2008 में ऑस्ट्रेलिया की फेडरल गवर्नमेंट ने स्टोलन जनरेशंस को लेके एबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों से खुलेआम माफ़ी मांगी और ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के इस हिस्से के ऊपर शर्मिंदगी का इजहार किया। ख़वातीन और हज़रात, आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि ब्रिटिश सेटलर्स जब 18वीं सदी में यहाँ पर आए, उस वक़्त यहाँ पर तकरीबन 250 से ज़्यादा इंडिजिनस ज़ुबानें बोली जाती थीं। आज इनमें से सिर्फ 120 बाकी हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिजिनस ज़ुबानें बोली जाती हैं मगर लिखी नहीं जाती, यानी कि वो किस्से कहानियाँ, वो तारीख़, वो कल्चर का हिस्सा जो बड़ों ने अपने बच्चों को पास करना था उस वक़्त ख़त्म हो गया जब इंडिजिनस लोगों की नस्लें ख़त्म की गई और इनसे इनके बच्चे छीन लिए गए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री के इस मुख्तसर से ओवरव्यू से आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि इंडिजिनस लोगों के एक्सपीरियंसेस ब्रिटिश सेटलर्स या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ माजी में कुछ अच्छे नहीं रहे। ना सिर्फ इन लोगों को ग़ुलाम बनाया गया, मारा गया, इनसे इनकी ज़मीनें छीनी गई, इनसे इनके बच्चे छीने गए, बल्कि जानबूझकर इनके कल्चर को भी ख़त्म किया गया और इनके ऊपर एक ऐसा सिस्टम नाफिज किया गया जिसका कभी भी वो हिस्सा नहीं बनना चाहते थे।
अगरचे पिछली कुछ तिहाइयों में ये हालात बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो गए हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि इनको इनके राइट्स दिए जाएं और माजी में होने वाले जुल्म के लिए इनको किसी हद तक कॉम्पनसेट किया जाए। लेकिन अभी भी ऑस्ट्रेलिया में इंडिजिनस राइट्स को लेके और रेसिज्म को लेके बहुत काम करना बाकी है और इस रेफरेंडम में तजवीज़ शुदा आइनी तरमीम को भी उन्हीं सोल्यूशंस का हिस्सा बताया जा रहा है जिसके नतीजे में इंडिजिनस लोगों को मज़ीद राइट्स दिए जाएंगे ताकि उनकी ज़िंदगियां बेहतर से बेहतर बनाई जा सकें। अगली एपिसोड के अंदर हम येस और नो दोनों कैंप्स का मौक़िफ़ समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम ये फैसला कर सकें कि हमने कैसे वोट डालना है। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।